कराची के लिए कहा जाता है कि ये एक सोने की चिड़िया है और यहाँ की जो ज़मीन है वो इतनी महंगी है कि यहाँ पे कब्ज़े होते गए हैं पिछली दिहाइयों में। एक वक्त था कि सहाफ़त में लोग इसको पॉइंट आउट करते थे, कोर्ट केसेस होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा है कि सबका ध्यान इधर उधर हो गया है। पिछले दिनों don.com पे हमारी एक कोलीग हैं हवा फजल, उन्होंने एक इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन शाया की जिसका नाम था बिल्डिंग सैंड कासल्स इन कराचीज़ वाटर्स। ये इन्वेस्टिगेशन 1 साल पर मुहित थी, जिसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को रुजू किया। उन्होंने इलाके का विज़िट किया हॉक्स बे में जहाँ पर ये स्टोरी है, और जितनी मालूमात ये इकट्ठी कर सकती थी इन्होंने की, लेकिन जैसा कि होता है मालूमात नहीं मिली, ताउन कम मिला। तो फिर इन्होंने डिजिटल ज़राए से मैपिंग के ज़रिए अपने फैक्ट्स को इस्टेब्लिश किया। ये मामला है हॉक्स बे में एक कीमती ज़मीन का। ये स्टोरी जो है ये 3 दिहाइयों पर मुहित है। इसमें बिल्डर माफिया भी है, इसमें हुकूमत का किरदार भी है, अदालत भी है, इंतज़ामिया भी है, और जब मुकामी लोगों ने आवाज़ उठाई तो उसमें कत्ल की बात भी हो गई। तो मज़ीद पूछते हैं हवा फजल से, वो हमारे साथ हैं प्रोग्राम में। हवा, ये बताइएगा कि ये स्टोरी जो है ये शुरू कब होती है, कहाँ से होती है? ये होती है 2022 में, जब यहाँ पर एक दीवार बनाना शुरू की गई थी। जब ये दीवार बनाना शुरू करी गई तो वहाँ के लोगों ने जो है, हमारे कुछ हम अर्बन प्लानर्स हैं जैसे आरिफ हसन साहब, और इन सब ने पॉइंट आउट करना किया कि ये ज़मीन बन रही है, और वो जो ज़मीन है इट्स अ एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है वहाँ पर, उसके साथ वो ज़मीन है, और वो एक नेचुरली सिंक है। तो जहाँ पर सारे जो स्ट्रीम्स हैं कराची की 3 वो वहाँ पर आती हैं। वहाँ पर आसपास के एरियाज़ में माउंटेन्स हैं, तो जब बारिश होती है तो वो वाले सारे भी पानी यहाँ पर आता है, और फिर ये एक फ्रेश वाटर होता है। उसके बराबर में मैंग्रोव फॉरेस्ट है और सामने समंदर है। तो जब हाई टाइड होती है तो समंदर का पानी वो आता है यहाँ तक, वहाँ से पीछे क्रीक से होते हुए आता है, और फिर वो उस मैंग्रोव फॉरेस्ट को सी वाटर देता है, और ये जो जगह है जो खाली है वो उसको फ्रेश वाटर देती है। तो वो एक सर्वाइवल बनता है उस मैंग्रोव फॉरेस्ट का। तो ये कुछ जब ये दीवार बनना शुरू हुई तो लोगों ने कहा कि अगर यहाँ पर कुछ बन गया तो हमारे जो इलाके में है, जब बारिश होगी तो ये इलाका डूब जाएगा। क्योंकि जैसे ही बारिश होती है तो उन्होंने कहा कि पानी थोड़ी देर में चला जाता है, बिकॉज ये खाली एरिया है, यहाँ पे पानी अंदर चला जाता है, फिर वो समंदर में चला जाता है, हमें कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन अगर इन्होंने ये कर दिया और जिस शिद्दत से वहाँ पे पानी आता है बारिश के बाद, उन चीज़ों के बाद, तो वो कंट्रोल नहीं होगा। जितना भी वो वहाँ पे नाले बना ले, कुछ भी कर लें, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो यहाँ से ये शुरू हुआ था। फिर वो तो अंडरस्टैंडेबली देख के भी लग रहा था कि ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। फिर जब सवाल शुरू हुआ कि इसको कर कौन रहा है, ये दीवार किसने बनाई? पहले दीवार, फिर डंपर आने लगे ना, रेत नहीं, डंपर पहले से आने लगे अच्छा, थे। सही है। डंपर, लेकिन वो रात के वक्त आते थे, जितना लोगों ने मुझे बताया था, रात के वक्त आते थे तो पता नहीं चलता था, सुबह तक वो खाली होकर चले जाते थे। 10-10, 8-8 डंपर आते थे, और इसमें ये थी कि कोई भी बात करने को तैयार नहीं था। तो जब भी किसी लोकल के पास आप जाते थे, बोलते थे क्या होता है, उनको सब पता था, और कहते कि हमें नहीं पता था, बिकॉज वो एक चीज़ थी कि यहाँ पर सियासी लोग हैं, यहाँ पर ऐसे पावरफुल लोग हैं जो आपको बात नहीं करने देते और आपको नहीं करनी चाहिए। तो खौफ भी है ना, खौफ बहुत, जो बोलेगा वो फिर फंसेगा, उसको कोई कीमत अदा करनी परवीन ज़मान, हाँ, हमारे यहाँ मिसालें मौजूद हैं। पाकिस्तान फिशर फोक्स फोरम के कई लोग, बहरहाल जी। फिर यहाँ पे जब बात आई कि किसकी जो है ये किसकी मिल्कियत है, कौन बना रहा है, तो फिर जो एक ज़मीन की उसके लिए होता है तो आपको डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस जाना पड़ता है। तो मैंने वहाँ पे गई थी। फिर वहाँ पे जो है जब मालूमात करके पता चला तो उसके ऊपर एक केस हुआ था, जिसके वजह से जो है वहाँ पर एक मसला चल रहा था कि इसका नंबर पता चला किसी ना किसी तरीके से, फिर उसको ट्रेस किया। जब वो केस का हुआ फिर पता चला कि उसके ऊपर दूसरा केस है, फिर दूसरा केस के ऊपर केस जैसे मतलब सिर्फ ये एस्टेब्लिश करना कि ज़मीन किसकी है, कौन इसके पीछे है, आपको कोई मुख्तलिफ दफातर में जानना पड़ा और आपको जवाब नहीं मिल रहा था। फिर बिल आखिर मेरा ख्याल है कि वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड है, हाँ, उसने एक नाम बताया कि ये हाजी आदम जोखियो किया। जब ये एक नाम मिल गया लेकिन कहीं से एस्टैब्लिश नहीं हो रहा था, तो वो जब कोर्ट केस मिला तो उसमें उनका नाम था कि हाजी आदम जोखियो ने इस ज़मीन के लिए कोर्ट में केस डाला हुआ है अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ सिंध, कि वो उनको ये ज़मीन नहीं दे रहे हैं, वो उनकी राइटफुली ज़मीन है एंड एवरीथिंग। वहाँ से वो इस्टेब्लिश हुआ। फिर एक बहुत बड़ी सीक्रेसी थी कि हाजी आदम जोखियो कौन है, बिकॉज आप जब उनको इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें
बिल्कुल पता नहीं चल जाएगी, लेकिन उनके ऊपर बहुत सारे नैब के केसेस वगैरह थे, तो फिर उस चीज़ को ट्रेस किया। बट जैसे मैं जा रही थी, बहुत सारे इदारों में जा रही थी पता करने के लिए, तो यहाँ पर KPT जो हमारा होता है, कराची पोर्ट ट्रस्ट, वो भी काम करता है। तो मैंने कहा कि उनका क्लेम भी है और उनका काम भी, तो मुझे लगा कि शायद उनको कुछ पता होगा। तब गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो यहाँ तो हम अपनी उसकी सोसाइटी बनाने की वो करें, ये तो हमारी ज़मीन है, ये इन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। तो KPT, फिर यहाँ पर एक लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है जिनका काम होता है उस पूरे को डेवलप करना। उनके पास गई, उन्होंने कहा कि ये तो हमारी हॉक्स बे स्कीम की ज़मीन है, ये इस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं, उन्होंने कर लिया, दीवार बन गई, तो उनको तो पता ही नहीं थी ना दीवार बन गई किसी तरीके से, वो मैजिकली पैर हो गई थी, और उन्होंने 1 साल तक किसी ने देखी ही नहीं कि क्या चल रहा था। तो जैसे जैसे, और अभी भी इसमें 2-3 और इदारों के नाम थे, लेकिन हम स्टैब्लिश नहीं कर पाए। लेकिन ये है कि ये एक सोने की खान है, इसको सबको चाहिए, बिकॉज आप किसको जो है समंदर के पास घर नहीं चाहिए। आप एक रोड क्रॉस करें, सामने सी व्यू का टर्टल बीच है, आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अच्छा, आपने ये जो जोखियो साहब हैं, आपने इनसे भी बारहा रब्ता करने की कोशिश की, इनके वकील तक भी आप पहुँच गए, लेकिन नो कमेंट्स। मैं इनके एक वकील तक पहुंची थी, तो उन्होंने मुझे डांट दिया था कि आप क्यों पूछ रही हैं, किस लिए पूछ रही हैं, आपने क्यों कॉल की मुझे। फिर उनका फिर पता चला कि दूसरे वकील के उनका चेंज हो गया है वकील, फिर उनसे भी बात करी, उनके ऑफिसेज में कॉल करी, उनके जो सारे केसेस के दूसरे लॉयर्स, बिकॉज उनके पास बहुत सारे लॉयर्स हैं, सबको कांटेक्ट, बट किसी ने भी नहीं करी। पहले भी इन्होंने हाउसिंग सोसाइटी शायद इस इलाके में बताई थी, वो भी पीपा के बराबर हो गई थी। 1992 में गुलशन दोजान, वो यहाँ पे नहीं है, वो मलिर में स्कीम 33 के पास, वो उस जगह उसके अलॉटीज अब तक घूम रहे हैं, उसके अलॉटीज 1100 अलॉटीज अब तक घूम रहे हैं। मतलब ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो भी जबरदस्त है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड। ठीक है। और जो आपका एक्सपीरियंस रहा कि लोग उनके नाम से खौफ खाते हैं, वो पीछे हट जाते हैं, वो बात नहीं करते, ऑफिसेज में भी और मुकामी लोग भी। मुकामी लोगों को इतना नहीं पता था कि हाजी आदम जो कि वो एक वो होता है ना कि बस सियासी लोगों की है, हम बात नहीं करेंगे, कोई असर रसूख वाला बंदा है वो। लेकिन अच्छा, माजी में एक समाजी तंजीम ने थोड़ा सा चैलेंज किया था इनको, फिशर फोक फोरम ने। अच्छा, फिशर फोक फोरम ने शायद इस इलाके में नहीं किया था, वो जनरली ये इस तरह की इसी किस्म की चीज है ना। यहाँ पर तो बाकायदा जमीन बनाई जा रही है इन द लिटरल सेंस। अगर हम थोड़ा सा जाएं, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड भी इम्पोर्टेंट है, कि जो आपने जिक्र किया ना इनकी जो हाउसिंग सोसाइटी है, तो 1992 में कुछ ज़मीन थी जो इस्लामिक एजुकेशन ट्रस्ट के नाम पे थी। अब ये एक मिसाल है, और इससे आपको पता लग जाएगा कि कराची में बिलखुसूस किस तरह गेम की जाती है। फलाही प्लॉट था जी, फलाही प्लॉट था। वहाँ पर उन्होंने कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोई इस तरह स्कूल टाइप चीज बनानी थी। इसके बावजूद 70 एकड़ हुकूमत ने अलॉट किए कोई मुराद बीबी है, मुराद बीबी ने फिर ट्रांसफर कर दिया जो कि साहब को, और वहां पर प्लॉटिंग शुरू हो गई, केले वाले के अकाउंट में 1 अरब रुपए ऐसे, और वो प्लॉटिंग शुरू हो गई। और हालांकि फिर शोर बचा और अलॉटमेंट कैंसिल हुई, क्योंकि जो ये इस्लामिक एजुकेशन ट्रस्ट वाले के जो साहबजादे थे, उन्होंने कहा कि यार ये तो हमारी ज़मीन थी। लेकिन 2013 तक बायर्स को यही बताया गया कि नहीं आप टेंशन ना लें, आप टेंशन ना लें, जिसके बाद उन्होंने खामोशी से बाकी 2 और बिल्डर्स को उनको ये ज़मीन तकसीम कर दी। नैब भी इन्वॉल्व हुआ, लेकिन कुछ हुआ नहीं। हाँ। तो इससे आपको हौसला मिलता है कि हम कहीं और पे हम ये रिपीट कर सकते हैं, अरबों रुपए बना सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, फिर हवा से ज़रा ये भी पूछेंगे कि इस इन्वेस्टिगेशन में उनको क्या मुश्किलात आई। हम बात कर रहे हैं कराची के साहिली इलाके हॉक्स बे में एक वेटलैंड पर मुबैना कब्ज़े की, जहां पर एक हाउसिंग स्कीम तामीर करने का शौक़ है एक बिल्डर को। हवा ये बताइएगा कि हम कितने एरिया की बात कर रहे हैं जिस पर मुबैना तौर पे कब्ज़ा हो रहा है, या जहां से मैंग्रोव्स, तिमर के जंगलात जो हैं उनको ख़तरा होगा। ये जो ज़मीन है जो ओरिजिनली उनको अलॉट दी गई थी, वो 319 थी एकड़ जी। और अभी जो हमने जब उसको गूगल अर्थ से मैप करा, जो वहाँ से हमने ऊपर से उसको करा, उसकी साइज मेजर करी, जहाँ पे उन्होंने पूरी दीवार खड़ी करी है, 650 एकर्स। तो डबल से ज़्यादा लेना चाह रहे हैं, और उसके ज़्यादा मतलब
ऑलमोस्ट इक्वल बट मोर टू इट, वहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट की ज़मीन है। अच्छा, वैसे हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान ने पिछले 3 दहाइयों में मैंग्रोव प्लांटेशन के हवाले से अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। इंडस डेल्टा में 2020 से लेकर 2024 तक 55,000 एकड़ से ज़्यादा प्लांट किए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। लेकिन ये हमारा ये जो कराची के ये इलाके हैं, इस पे सीरियस ख़तरात हैं, कटाई हो रही है, और अगर इस तरह का कब्ज़ा होता है तो वहाँ पे मैंग्रोव्स का कितना इलाका है जिसको ख़तरा है? बहुत ज़्यादा इलाका है, और सबसे बड़ा मसला वहाँ पर वो है कि ये बहुत मैच्योर मैंग्रोव है, बहुत दहाइयों से बना हुआ है, और वो आपको अब जो सिंध हुकूमत कर रही है वो अभी नए लगा रही हैं, उनको बड़े होते होते वक्त लगेगा, वो कार्बन इनटेक करते हुए मिलेगा। लेकिन ये जो मैंग्रोव्स जो बने हुए हैं वो तो वही काम कर रहे हैं, तो हम उनको प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? जो नेचुरल बंद है उसको तबाह कर रहे हैं, सिर्फ वो नए लगा रहे हैं। आपकी इतनी जो आपकी जो फिशर फोक हैं उनकी पूरी रोजी रोटी इसके साथ मुंह से लेके ना। वहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने मुझे कहा कि पहले यहाँ पर इसको बैक वाटर्स कहते हैं और क्रीक्स कहते हैं। उन्होंने कहा कि पहले जब हम यहाँ पर जाते थे तो हम एक घंटे का काम करते थे, सुबह उठते थे 7 बजे, 8 बजे तक हम लोग बोट में जाके बैठते थे, फिशिंग करते थे, और हमारे पास एक हफ्ते की पूरी इतनी कैच होती थी कि हम बेच कर इतने पैसे कमा लेते थे कि हम एक हफ्ते तक चलाते थे। लेकिन अब वो कहते हैं कि आज वो है कि बहुत सारे लोग जिनको अभी भी माहीगिरी करनी होती है तो वो समंदर में जाते हैं, 15-15 दिन तक वहाँ पर रहते हैं, बीच समंदर में जाते हैं जहाँ पर बहुत खतरात होते हैं। इतना आसान नहीं होता जितना एक क्रीक में करना होता है, और फिर भी उनको इतना नहीं मिलता कि वो एक हफ्ता अपना घर चला सके। मतलब 15 दिन में उनको इतना वो चीज़ें पकड़ते हैं जो वो पहले 1 घंटे में पकड़ लेते हैं। हाँ, तो ये रिसोर्स की जो हम बात करते हैं कि ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ इस तरह की, उनका इम्पैक्ट लोगों पे कितना आता है? सबसे एक और मज़ेदार बात, मज़ेदार तो नहीं है लेकिन क्या करें, कि ये जो ज़मीन है, अब मैं आपकी ही रिपोर्ट पढ़ा था, अगर मैंने दुरुस्त समझा है हवा, ये वैसे भी लोगों के रहने के लिए काबिल नहीं है। हाँ। क्योंकि इसकी जमीन में दलदली इलाका नहीं, सल्फर है, सल्फर जिसका मतलब है कि अगर आपने इसको सुखा भी दिया, जैसे कहते हैं ना, जमीन बना भी दी आपने, तैयार भी कर दी, और इसका नाम रखेंगे बीच सिटी हाउसिंग सोसाइटी, हाउसिंग, हाँ, और वहां पर प्लॉटिंग करके लोग रहने भी लगे तो उनकी सेहत को भी खतरात है। हाँ, उनको मुझे एक मेरीन डॉक्टर ने जिनका मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कि जब अगर लोग यहाँ पर जाकर रहेंगे तो उनको सांस लेने में भी मसला होगा, और उससे बहुत सारी जो बीमारियाँ पैदा होती हैं, क्योंकि वहाँ के एनवायरनमेंट में सल्फ़र है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने ज़मीन को, ये गीली ज़मीन को उन्होंने सब सूखा बनाया और सब कुछ चीज़ें करी हैं, तो वो केमिकल का जो कंटेंट था, सल्फ़र का कंटेंट था, वो बहुत बढ़ गया है। उसके अलावा उसके अलावा स्किन डिजीज़ भी होंगी वहाँ पर, बिकॉज वो ज़मीन की मिट्टी ऐसी है, जो अगर बच्चे बाहर खेलने जाते हैं या आप भी बाहर जाते हैं, और आप किसी भी तरीके से उसको सही नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज़ें फ़िज़ा के अंदर हैं, ज़मीन के अंदर है, जिनको आप बदल नहीं सकते। मिट्टी का हिस्सा है, मिट्टी का हिस्सा है। और मैंग्रोव्स उनको संभाल लेते हैं क्योंकि ये मैच्योर मैंग्रोव है। हाँ, लेकिन बंदा मैच्योर हो या इमैच्योर हो, उसकी तो कोई खैर नहीं है। कहते हैं ना, कुछ चीज़ें किसी मकसद के लिए होती हैं, उनको उसी चीज़ के लिए रहने देना चाहिए। जी, तो ये तो मतलब बीच डिजीज हाउसिंग सोसाइटी बन गई ना फिर तो एक तरह से। अगर ये किसी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है, मतलब बहुत ही कम नज़र आता है आपके कोई इतना टाइम लगा है कि इन मामलात पे खोजना करने की। इसको छपे हुए 2 हफ्ते हो गए हैं, आपको उसके बाद कोई फीडबैक मिला है? फीडबैक जितने लोगों को मैंने ब्यूरोक्रेट्स को सबको भेजा था, नहीं मतलब कोई गवर्नमेंट ने कोई किसी ने कहीं नोटिस लिया, किसी ने इन्वेस्टिगेशन की, कोई कोर्ट में गया ये लेकर के जी कि ये क्या हो रहा है, या हम बिल्कुल बेहस हो चुके हैं? आपने तो अपना फर्ज पूरा किया, लेकिन इसका इम्पैक्ट आगे, हैव यू सीन एनीथिंग? नहीं, अब तक मैंने कुछ भी ऐसा नहीं। अच्छा, लेकिन बिल्कुल ही एक ब्लीक, मतलब है ब्लीक पिक्चर, लेकिन शायद 100% जी। और वो अगेन मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि अब इसके अंदर केपीटी भी दोबारा दाखिल हो गए, हाँ ना, कि जी ये तो हमारा है, ये तो यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी बननी थी, और सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी भी कुछ अमल दखल कर रही है। हंसे मत यार, वाकई कर रहे हैं। अमल दखल उन्होंने क्या करा?
नहीं आप बताएं। उन्होंने कोई अमल दखल नहीं करा, उन्होंने उनको पता भी नहीं है कि यहाँ पे दीवार बन रही है। सिंध ईपीए को आप खामखा में डिफेंड नहीं करना। वो फिर नेवी के भी स्टेक्स हैं, फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आसपास है, ये सारी चीजें तो है ना। और इसमें ना जो मतलब अब अगेन क्योंकि इतनी तफसीली रिपोर्ट है, मैं चाहूँगा कि आप जाके इसको थोड़ा प्यार मोहब्बत से पढ़ें, लेकिन बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं इसके अंदर, जिससे आपको ये जो पूरी जो बिज़नेस है ना ज़मीन की, वो आप थोड़ी समझ आती है। क्योंकि बीच में कहीं अच्छा बीच में से हुकूमत सिंध ने सारी अलॉटमेंट्स कैंसिल कर दी कि यार बड़े घपले हो रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट चेंज हुई, गवर्नमेंट तो कैंसिल हुई कोर्ट, लेकिन फिर कोर्ट ने कहा कि चलो ठीक है, जोकियो साहब को उन्होंने ऑफर की कि यार देखें अगर आप इजाफी इतने पैसे दे दें फी स्क्वायर यार्ड, क्योंकि जो आपने जो पैसे दिए थे वो तो बहुत कम है, तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। हियर्स द फनी पार्ट, 2009 में जो प्राइस सेट हुई थी वो थी 92 रुपए फी स्क्वायर यार्ड इजाफी। हाँ, पिछले साल यानी 2023 में उन्होंने यही 92 रुपए दिए। हाँ। लेकिन इन कितने साल हो गए हैं, 14 साल के दरमियान जमीन की कीमत में कितना फर्क पड़ा था? देखिए 90s में जो जमीन जो है वो 200-300 हजार, हाँ, वो अब जो है 24-25 हजार। हाँ हाँ, ये फर्क पड़ा है ना। तो बड़ी अच्छी बिजनेस है यार, हम लोगों ने कभी क्यों नहीं किया ऐसी बिजनेस? क्योंकि आप नाकाम साहब ऐसे ही है। थोड़ी कोई मुश्किलात, धमकी, कोई नहीं, धमकी तो नहीं आई, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप नहीं करें, आप क्यों कर रही हैं, किस दलदल में जा रही हैं, छोड़ दें, बाकी दलदल में जा रही हैं। हाँ। लेकिन पता है, आई मीन टू बी फेयर, धमकी देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि आपने इतने लोगों को आगे भेजा, किसी ने कोई, तो जब कोई उन्हें कोई खतरा ही नहीं है, यही मैं कह रहा हूँ, तो फिर आप करें ना करें उससे एक वक्त था जब आपको धमकियां देने की जरूरत पड़ती थी, या खुदा ना खास्ता किसी को कत्ल करने का पड़ता है कि यार कहीं बात आगे ना चली जाए। लेकिन जब बात आगे चली भी गई तो क्या फर्क पड़ा? तो मुझे याद आ रहे हैं 90s में आदिशर कावसजी साहब और उनके साथ कुछ और लोग होते थे इस शहर के का दर्द रखने वाले, जो अगर इस किस्म की स्टोरी छप जाए तो वो चले जाएंगे सिंध हाई कोर्ट के जी के पेश करो। अब ये मैं आखिर में एक बस एक डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ कि ये जो हाजी आदम जोखियो साहब हैं, जो सेंट्रल कैरेक्टर हैं 3 दिहाइयों पर मुहित इस पूरी डेवलपमेंट का, ज़ाहिर है उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि मैं तो तरक्की ला रहा हूँ और आप भी आएँ, आपको भी वहाँ पे प्लॉट मिलेगा। तो चूँकि हवा ने भरपूर कोशिश की, उनसे रब्ता नहीं हुआ, मैं फिर भी ये कहूँगा कि अगर वो समझते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू, राइट ऑफ रिप्लाई जो है वो आपको मिल सकता है। हवा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, रियली इंस्पायरिंग टू सी यंग पीपल डूइंग दिस वर्क। स्टोरी आपने की। थैंक यू।